Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK9. Dear CS professional students, याद रखिएगा सर्च एंड सर्च सपोर्ट का ये क्लास थर्ड होने वाला है। और बता दूं यहाँ पर ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो अब जो सेशन क्लास थर्ड जो हम यहाँ पे रख रहे हैं वो रख रहे हैं सर्च एंड सर्च सपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि याद रखिएगा कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा ना उतना आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ऑलराइट, सो ध्यान से अटेंशन के साथ में पढ़िए, सुनिए। ऑलराइट, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर नया स्टूडेंट लोग तुम लोग हमको ज्वाइन किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। याद रखिएगा क्लासेस के टाइम पर ही मैं साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क करवा रहा हूं, उठा के चेक कर लेना। और तब तक के क्वेश्चन जितने भी हमने अभी अगर अटेम्प्ट पहले किया है या आईसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, जो इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स एग्जैक्टली हाईलाइट करवाता हूं, बताता हूं ना अलग से, एग्जाम में आता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई मैं मैजिक कर रहा हूं, भैया मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, मॉड्यूल से थॉरोली समझाऊंगा तो इंपॉर्टेंट चीजें भी सामने आएंगी, और वो इसलिए आ जाएंगी क्योंकि वो मॉड्यूल से ही क्वेश्चन बनना है। तो ऐसा कोई मैजिक नहीं हो रहा है, मॉड्यूल से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा मार्क्स आएगा। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए आगे सीखते हैं आज का सेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब ये मैं बता रहा हूं तो इसको जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या सुनना, ध्यान सुनो। देखो, सर्च का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो, पहले भी क्लास में बताया है। और जब मैं बोल रहे हैं सर्च एंड स्टेटस, तो सर्च का मीनिंग पहले क्या है, सर्च का मीनिंग क्या है सर? सर्च का मतलब है टेक्निकल मीनिंग इंस्पेक्शन। मेरे साथ बोलेगा इंस्पेक्शन। क्या है इंस्पेक्शन? किस चीज की इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बोलो मेरे साथ में, सर्च मीन्स क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब वो डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भी अवेलेबल हो सकता है या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है। फिजिकल अवेलेबल हो सकता है मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंपनी, जी हाँ, जिस कंपनी आप मान लीजिएगा आपने एक असाइनमेंट लिया है, एक प्रोजेक्ट लिया है कि सर्च एंड सर्च रिपोर्ट का, और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो सर्च का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंस्पेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अब वो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है, या तो वो एमसीए की पोर्टल पे अवेलेबल है, मेरा बच्चा लोग जानता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, या फिर आपको रीजनल रजिस्ट्रार के ऑफिसेस पे विजिट करके लेना पड़ेगा। तो दो बातें हो गई यहां पर। वही डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन जो होगी, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो फिजिकल भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं ना सर्च के बाद स्टेटस, तो स्टेटस का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, जो इंफॉर्मेशन सर्च के बाद इंफॉर्मेशन जो आई है, वो इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कह रहे हैं? जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी है, रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। आफ्टर द सर्च तो वो बताता है क्या है? स्टेटस। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी एक्स के ऊपर चार्ज क्रिएशन किया, तो जब आपको भी पता लगा चार्ज क्रिएशन हुआ है और आपके उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप सर्च करेंगे, पहले इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करने के बाद में रिपोर्ट बनाएंगे। तो बना रहे हैं तो एग्जैक्ट आप क्या बता रहे हैं यहां पर? स्टेटस, की स्टेटस ऑफ द चार्ज क्रिएटेड ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। तो पहला बात याद किया हम लोगों ने कि सर्च का मीनिंग क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब फिजिकली और ऑनलाइन, ठीक है। अभी डिटेल में सब समझेंगे। एंड स्टेटस का मीनिंग क्या है? स्टेटस का मीनिंग है इंफॉर्मेशन अवेलेबल आफ्टर द सर्च, इंफॉर्मेशन अवेलेबल आफ्टर द सर्च। बोलो मेरे साथ, याद करना है। एक बात समझ लो, देखो अच्छे से, आप इस सेशन को देखते देखते याद कर सकते हैं अगर आप ध्यान से मेरे साथ बोलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी से भी शर्माना नहीं है, तुम्हारा करियर का सवाल है। अपने रूम में जहां पर भी, जिस डिवाइस पे तुम मुझे इस वक्त देख रहे हो, चाहे सेल फोन पे देख रहे हो, अपने स्मार्टफोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, कंप्यूटर पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, जहां भी मुझे देख रहे हो, जिस डिवाइस में तुम देख रहे हो, याद रखो बिल्कुल बिल्कुल बेशरम होकर अच्छे से पढ़ना सीखना है। सो बोलिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट शर्माते हैं, गुपचुप बोलिए, बोल के पढ़िएगा। सो सर्च का मतलब बोलिएगा, सर्च का मीनिंग क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फिजिकली या ऑनलाइन जैसे देखेंगे हम लोग। फिर स्टेटस का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन अवेलेबल आफ्टर, इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल आफ्टर द सर्च, तो उसे बोल रहे हैं स्टेटस, ठीक है सर, याद हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, इसके लिए ना कुछ स्टेप्स हैं। सर इसके लिए जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स जो हैं उसके लिए देखिए हम जाएंगे एक एक पे। स्टेप्स का मतलब आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जब अपनी सर्च एंड सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। वापस से क्या स्टेप्स लेंगे? पहला देखते हैं, देखो सर 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 आपने पहला क्या बताया हमको, बता दीजिए एक बार। देखिए आइए,
हमने क्या सीखा पहला, सर्च एंड स्टेटस। सर्च एंड स्टेटस, ध्यान से स्क्रीन पर, सर्च एंड स्टेटस। सर्च का मतलब यहां पर क्या है, इंस्पेक्शन किस चीज की करनी है, डॉक्यूमेंट्स की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है अभी चल के सीखेंगे, फिजिकल और ऑनलाइन। फिजिकल या ऑनलाइन, फिजिकल ऑनलाइन का मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, या तो आप एमसीए पोर्टल पर जाइएगा, ठीक है, एमसीए 21 जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर आप जा सकते हैं इसके अलावा जो कि रीजनल ऑफिसेज होते हैं ऑफ आरओसीज, ठीक है, रीजनल ऑफिसेज ऑफ आरओसीज, आप यहां जाके विजिट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा अभी, क्योंकि हम ये भी सीखेंगे जो डॉक्यूमेंट जहां पर वर्ड यूज हो रहा है इसकी इंस्पेक्शन ना कुछ केसेस में तो फ्री है। मतलब फ्री का मतलब कि भैया यहां बिना पेमेंट किए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो कि एमसीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से सुनना, वो आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस है, पेमेंट ऑफ फीस है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं चाहे पेमेंट करो ना करो कुछ भी कर लो तुम्हें वो देखने देंगे नहीं, मतलब वो इंस्पेक्शन अलाउड ही नहीं है। जैसे आपको याद होगा सेक्शन 179 सेक्शन 3 के अंदर किसी भी तरीके की रेजोल्यूशन, जी हाँ बोर्ड के केस की बात कर रहा हूं, अगर 179 सेक्शन 3 के अंदर किसी भी तरह का रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है तो उसकी इंस्पेक्शन अलाउड नहीं होती है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहां जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर्च का काम मीनिंग क्या है यहां पर, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किस चीज का बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स। सर ये बार बार क्यों बोल रहे हो आप, अरे बेटा लिखवाना भी तो तुमको, तो बोलोगे तभी तो याद होगा, ठीक है, समझाएंगे भी याद भी करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेटस का मतलब है क्या, रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज अवेलेबल आफ्टर सर्च। जब आपने सर्च कंप्लीट कर लिया तो क्या बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। रिपोर्ट बना रहे हैं मतलब किस चीज का, जो इंफॉर्मेशन आपको आफ्टर द इंस्पेक्शन मतलब सर्च के बाद मिली है। तो पहला स्टेप क्या लिया, सर्च, दूसरा स्टेप क्या है, स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या, रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज अवेलेबल आफ्टर द सर्च, ठीक है सर। इसके लिए क्या स्टेप्स लेते हैं, देखो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स। वाह सर मजा आ गया, 5 स्टेप्स याद कर लेंगे और एग्जाम का काम हो गया। नहीं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझेंगे भी, ठीक है, स्टेप्स अच्छे से पता होना चाहिए। देखो पहला काम क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑन एमसी 21 पोर्टल। वापस सुनना, बोलो मेरे साथ में। सबसे पहला स्टेप क्या लेगा, प्रोफेशनल, क्योंकि जिसको आपने असाइनमेंट दिया, आपने जनरली आप देखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को हायर करते हैं। बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे हायर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर दिस पर्पस कि भैया आप हमारे लिए सच एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाइए, ठीक है सर। अब जैसे पहला स्टेप क्या लेंगे, वो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने अभी बताया ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन का मतलब एमसीए की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल है विदाउट पेमेंट एनी सिंगल रुपी, मतलब पेमेंट नहीं करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जैसा सर जैसे अभी सबका डिटेल दूंगा, है ना, सबका डिटेल बताऊंगा, याद भी कराऊंगा। अब जैसे मान लीजिएगा कंपनी का कोई बैलेंस शीट देखनी है, ठीक है, किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ये अलाउड है। और मजे की बात बता दूं पहले में, जैसे ही आपने पेमेंट किया तो पेमेंट कंफर्मेशन होने के 7 दिन के अंदर अंदर आप उसकी इंस्पेक्शन कर लीजिएगा, 7 डेज के अंदर। मतलब आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट किया और पेमेंट कंफर्मेशन जैसे ही हो गया, आपके पास 7 डेज होंगे उसको इंस्पेक्ट करने के डॉक्यूमेंट को, जैसे हमने कहा भी बैलेंस शीट के लिए। अच्छा, अब आपने बैलेंस शीट भी इंस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आपको लगता है कि सर मेरे को है ना इसके अलावा चार्जेस की डिटेल और जाननी है, तो चार्जेस की इंस्पेक्शन के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये इंस्पेक्शन जो है ना, ये 3 आवर्स तक अलाउड होती है, मतलब सर 3 आवर्स तक अलाउड होती है। ध्यान सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। आपने बैलेंस शीट इंस्पेक्ट करने के लिए पेमेंट किया ऑनलाइन, पेमेंट करने के बाद में वो 7 डेज तक आपके पास टाइम होता है कि आप इंस्पेक्शन कर लें। अब वो जब भी आप इंस्पेक्शन करेंगे विद इन 7 डेज, वो 3 आवर्स तक ही अलाउड है। अब 3 आवर्स तक ही उस इंस्पेक्शन को कर सकते हैं ऑनलाइन, जब तक आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज वो 3 घंटे के बाद में अपना ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी के माइंड में हो रहा होगा सर अगर मैंने फिजिकली इंस्पेक्शन करनी है तो इसकी पेमेंट करने के बाद आप लोग जानते होंगे चालान जनरेट हो जाता है, वो चालान का कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा रीजनल ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चालान का कॉपी आप जब लेके जा रहे हैं तो चालान में स्पेसिफिकली नेम लिखा होना चाहिए उस पर्सन का जो इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
पीसीएस हैं, खुद ही वो पीसीएस इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स चालान पेमेंट इन्होंने किया हुआ है तो ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सपोज अब ये जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं ना, कंपनी का नेम है, क्योंकि चालान की पेमेंट जो हुई है ना, पेमेंट हुई है क्या पे, उसमें कंपनी का नेम लिखा हुआ है। चालान की पेमेंट में सर कंपनी का नेम मेंशन किया हुआ है, चालान की पेमेंट में कंपनी का मेंशन किया हुआ है नेम, तो भैया फिर ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। क्या करें? ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, क्योंकि कंपनी तो इंस्पेक्ट करने जाएगी नहीं, कंपनी ने पेमेंट किया है, चालान में कंपनी का नेम आ रहा है, पर कंपनी थोड़ा इंस्पेक्शन करने जाएगा, तो कहता है जी अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि कंपनी ने किसको ऑथराइज किया हुआ है इस इंस्पेक्शन के लिए। जब किसी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हम फिजिकली रीजनल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके कर रहे हैं तब। अभी छोटी छोटी बातें हैं इसलिए याद करवा रहा हूं अभी, और तुम सुनोगे ध्यान से तो याद हो जाएगा। सो सर कब तक कर लेना है? 7 डेज के अंदर। सर कितनी देर के लिए अलाउड होता है? 3 आवर्स तक के लिए अलाउड होता है इंस्पेक्शन करना है इसको, डॉक्यूमेंट को। हर एक जो आपने पहला स्टार्ट किया, मजे की बात है, पहले का मतलब आपने बैलेंस शीट भी देखना है, चार्जेस भी देखना है, तो फर्स्ट इंस्पेक्शन से 3 आवर्स स्टार्ट हो जाएंगे इसके। इसलिए मैं कई बार प्रैक्टिकली इसे अलग अलग डेट पे करवाता हूँ। खैर वो प्रैक्टिकल क्लासेस बाद बताएंगे यार, तुम यहाँ पे हो। Now, examination documents registered on MC वन पोर्टल, पहला स्टेप लेंगे। फिर इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय द कंपनी। तो पहला अकाउंट डॉक्यूमेंट कहां से इंस्पेक्ट करेंगे? पहले जाके इंस्पेक्शन करेंगे जो एमजे के वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरा वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी मेंटेन कर रहा है। एंड थर्ड वन इज क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एमसी रिकॉर्ड्स। पहला पॉइंट क्लियर है एकदम? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय द कंपनी। थर्ड है क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एमसीए रिकॉर्ड्स। अब देखिए समझिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन आपके पास कंपनी के पास अवेलेबल थी और जो इंफॉर्मेशन अब आपके पास में एमसी से आया प्लस कंपनी से आया, अब दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट इज कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट। ऑफ कोर्स जब इंफॉर्मेशन सारा आ जाएगा उसके बेसिस के ऊपर क्या करेंगे? फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। एंड द फॉर्मेट ऑफ सर्च रिपोर्ट एंड इट्स प्रिपरेशन। फॉर्मेट कैसे? फॉर एग्जांपल आपने ये सर्च एंड सर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करी है बैंक के लिए, ठीक है, तो बैंक आपको बताएगा कि किस फॉर्मेट के थ्रू आपको स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, याद रहेगा। तो 5 पॉइंट मेरे साथ बोलिएगा। पहला क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑन एमसी पोर्टल। दूसरा बोलो इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी। देन क्रॉस करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एमसी पोर्टल। एंड फाइनली कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट। एंड लास्ट इज फॉर्मेट ऑफ द सर्च रिपोर्ट एंड इट्स प्रिपरेशन। ठीक है सर, आओ मॉड्यूल में आ जाओ। मॉड्यूल फिर बार बार कह रहे हैं यार, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारी मर्जी, पढ़ो मत पढ़ो, पेपर सारा यहीं से है। कोई जादूगरी नहीं है इसके अंदर, है ना, कोई जादूगरी नहीं है, पेपर सारा यहीं से आता है। तो अपने आप सोचो समझो। ऑलराइट, तो सर्च एंड सर्च रिपोर्ट एज अपीरेंट फ्रॉम the name contains 2 aspects. The first being search, which involves a physical online inspection of documents, and second activity is status, which comprises reporting of information as made available by the search. ठीक है सर। Thus, the search and status reports de facto act as status report on the legal aspects and also ready reckoner of the exact position of the company on the affairs of the company. In general, the scope of search and status reports according to the requirement and the purpose of report. While issuing the ROC search report, the following process performed by the professionals. क्या क्या करेंगे पहले देखिएगा। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, देखो what are the steps or processes are required to be taken by the professionals while preparing such and such reports. सबसे पहला काम क्या करेंगे? Examination document registered with MCA. देखो कहता सम इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल विदाउट द पेमेंट ऑफ फीस, लाइक नेम ऑफ द कंपनी है, सिन नंबर है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल देखना है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द कंपनी देखना है, डायरेक्टर्स का देखना है ना, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर देखना है। सो ये जनरली कैसे हैं, आपको इनका पेमेंट नहीं करना पड़ता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे साथ याद कीजिएगा कभी कभी, जैसे अगर कंपनी नेम देखना है, आफत नहीं है, आपको याद होगा कई स्टूडेंट्स को मैंने ऑनलाइन विजिट करवा के भी सिखाया है कैसे आप सब डिटेल्स निकाल सकते हैं MC21 से, ठीक है। सो याद करो, नहीं याद है कोई बात नहीं, MC21 का वेबसाइट पे जाओ, सारा डिटेल मिलेगा, ठीक है। और आजकल का स्टूडेंट तो बहुत स्मार्ट है, जब सारा सोशल मीडिया चला सकता है अच्छे से, तो फ्री भी इजी चला सकता है MC21। एनीवेज, सो क्या कह रहे हैं, अगर कंपनी का नेम जानना है, सिन नंबर जानना है, ऑथराइज्ड पेड अप कैपिटल चेक करना है, डायरेक्टर्स का नेम डिटेल्स निकालना है, नेम डिटेल्स का मतलब बेसिक पर्टिकुलर्स एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो उसका पेमेंट नहीं करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे कहता है वेबसाइट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द व्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स बाय पब्लिक ऑन द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फीस। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी,
जैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चेक करना है, सर्टिफिकेट्स हैं इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, चार्ज क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन और चार्जेस है, चार्ज के डॉक्यूमेंट्स हैं, एनुअल रिटर्न्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, चेंज इन द डायरेक्टर्स हैं, अदर ई फॉर्म्स हैं। अगर डायरेक्टर पर्टिकुलर्स आपको याद कीजिए, डायरेक्टर पर्टिकुलर्स DIR 12 आपको डिटेल देखना है, DIR 12 देखेंगे आप। अब DIR 12 देखने का मतलब जो कंपनी ने फाइल किया होगा विद द ROCs, तो DIR 12 का डिटेल निकालना है, यू हैव टू मेक सम पेमेंट्स। सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक नहीं, जनरली 100 रुपीज चार्जेस हैं, जनरली जो बता दूं चलेगा। तो पहला पकड़ में आया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात करें हम लोग, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स करें, डिटेल को डिस्कस करें, या फिर चार्ज के डॉक्यूमेंट्स है, मॉडिफिकेशन को लेकर है, एनुअल रिटर्न है कंपनी का, या बैलेंस शीट का हम बात करेंगे, या हम बोलेंगे क्या डायरेक्टर्स का रिलेटेड चेंजेस है, तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखो मजे की बात, फिर ये बताया भी था, हाउएवर देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट अलाउड फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। 179 सेक्शन 3 मेरे बच्चों को याद होगा रे, पूरा क्लास डिस्कस किया हुआ 179 के ऊपर। कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में अगर शर्म आती है बताने में कोई बात नहीं, तुम्हारा दूसरा प्लेटफॉर्म NRK9 का व्हाट्सएप पे, वहां अपना आंसर भेजना, सेक्शन 179 सेक्शन 3 याद रखना, भेजना वहां या यहां भेजना कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसका आंसर चाहिए मुझे, पता तो लगना चाहिए आप कितना पढ़ रहे हैं। चलिए आगे आइएगा। क्या कहता है, MC21 offers the facilities of view documents and also such and other facilities of public documents. This facility is handy for users and banks and financial institutions while sanctioning loans. This facility enables viewing the public documents of companies for which payment has been made by the users. The document can be viewed only within 7 days after the payment has been confirmed, and documents are available for only 3 hours after user has started viewing the first document of the company. ये भी बताया था कितना, once the payment has been confirmed then you will have a 7 days to inspect the documents and the inspection is allowed for 3 hours. अभी कहां से स्टार्ट करेंगे, from the first inspection 3 घंटा टाइम मिलता है आपको। ठीक है सर, बात पकड़ में आ गया मेरे बच्चे। ठीक है, तो पहला हमने क्या स्टेप ले लिया, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बोलो मेरे साथ में, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद द MC21। इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हमें याद रखनी है, कौन सी, जैसे मैंने कहा कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनकी इंस्पेक्शन जो है बेसिकली विदाउट पेमेंट ऑफ फीस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कौन कौन से हैं विदाउट पेमेंट ऑफ फीस, कंपनी का सिन देखना है सर, कंपनी का नेम जानना है, कंपनी का प्राइस पेड ऑफ शेयर कैपिटल देखनी है, डायरेक्टर्स का एड्रेस देखना है, कंपनी का एड्रेस मालूम करना है भाई, तो यहां पर पेमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का डिटेल देखना है, मतलब चाहिए सिन का पूरा डिटेल, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का डिटेल चाहिए, चेंज इन डायरेक्टर चेक करना है, चार्जेस से रिलेटेड का पर्टिकुलर चेक करने हैं ऑफ कोर्स, तो ऐसा केसेस में आपको रिटर्न ऑफ कोर्स एनुअल रिटर्न भी बैलेंस शीट भी बताया था, एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट ऐसे केसेस में भी करना पड़ेगा। बट अगर सेक्शन 179 सेक्शन 3 में अगर रेजोल्यूशन पास किया तो उसमें अलाउड नहीं है इंस्पेक्शन। फिर कहते हैं वेरियस डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज मेंटेन बाय द कंपनी। सेकंड स्टेप क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है किसके साथ में, कंपनी के पास अवेलेबल हैं। सो वेयर इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय द कंपनी, मेरे साथ बोलो मेंटेन बाय द कंपनी। कौन कौन से होंगे, जैसे सब एकदम इजी है ना, तुम ध्यान से कर देखो तो, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, भैया ये तो पता होना चाहिए ना क्या, अच्छा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे अभी शेयर कैपिटल चेक करना है तो भैया देखेंगे, आपको लगता है नहीं हमने कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट चेक करना बोला, ठीक है मेमोरेंडम चेक करो, हमें ये देखना है कि कंपनी की कॉमन सील लगाने का प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल में लिखा हुआ जाके चेक करो, पकड़ में आ रहा है। तो कई सारे क्लॉजेस, वेरी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, फॉर्म्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने जो फाइल किए अलॉन्ग विद द नोट्स टू द अकाउंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट, वो नोट्स के साथ चेक करेंगे। इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट क्या है, कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द कंपनी एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज हैं, ट्रांसफर ट्रांसमिशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग सर्टिफाइंग चार्जेस है, डिस्क्लोजर फ्रॉम द डायरेक्टर्स है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन CSR से रिलेटेड है, डायरेक्टर्स एंड KMPs की डिटेल्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, देखिए ये तो वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली एक प्रोफेशनल अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करने से पहले एग्जामिन करते ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी वो डिमांड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि उस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। सो जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट हो सकते हैं। ये वो ऑलमोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स ने कवर कर लिए यहाँ पर, जो कंपनी यूजुअली मेंटेन करती ही करती है, जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल से क्लॉजेस हमें चेक करना है, स्टैट्यूटरी रजिस्टर हमें चेक करना है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल हुई है विद नोट्स वो हम चेक करेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट चेक करेंगे, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उसे चेक करेंगे, CSR से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसे चेक करेंगे, डायरेक्टर्स KMP के पर्टिकुलर्स कंपनी के पास मेंटेन है उसे हम चेक करेंगे, चार्जेस की डिटेल जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन सेटिस्फैक्शन जितना डिटेल चार्जेस से रिलेटेड है वो भी हम चेक करेंगे। सो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी के पास अवेलेबल है।
अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट मैं चाहता हूं उसमें 5 से 7 डॉक्यूमेंट्स आप लिखे, ठीक है, इतना आपको याद रहे और याद रहेगा मुझे लगता है क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत फैमिलियर इनके साथ में आप क्या हो रहा है। तो दूसरा स्टेप हम क्या लेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास कंपनी मेंटेन कर रही है उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एमसी रिकॉर्ड्स। जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली है अब थोड़ा उसको कंफर्म करने का टाइम आ गया कि एग्जैक्टली ऐसा है नहीं है। सो आइए देखते हैं। Some financial institutions require a report by company secretary in practice on certain additional points relevant and important for them. अभी क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है। A separate report can be given after the inspecting or verifying the documents and records available with the registrar or the company and the company points normally covered. क्या क्या होगा, जैसे name of the company, मेरे साथ बोलिएगा name of the company, उसमें हम क्या देखेंगे, रिकॉर्ड्स टू बी वेरीफाइड। क्या वेरीफाई करने की जरूरत है मेरे को कि जो कंपनी का नेम बता रहे हैं भैया ये कंफर्म तो हो जाए कि हाँ इसी से बिलोंग करती है, जैसे मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चेंज ऑफ नेम। तो नेम से रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या होंगी, कंपनी का नेम आपको कहां मिलेगा। सबसे पहला क्लॉज मेमोरेंडम का क्या होता है, याद करो, नेम क्लॉज। अब आपने कहा मान लीजिएगा कंपनी का नेम है ABC लिमिटेड, भैया ABC लिमिटेड पक्का है, बोला हाँ सर, बोलो पक्का है, चलो दिखाओ मेमोरेंडम, बोला हाँ सर देख लीजिएगा, कंपनी का मेमोरेंडम से हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहां पर भी आपको ऑफ कोर्स कंपनी का नेम मेंशन मिलेगा, या कोई नया इश्यू किया गया है तब भी, कंपनी का नेम चेंज हो गया है तो ऑफ कोर्स चेंज के बाद भी आपको याद रखिएगा सर्टिफिकेट आपको ग्रांट किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया बनता है, याद रखना नेम चेंज करने के बाद में। उम्मीद है मुझे मेरे बच्चों को याद होगा एग्जीक्यूटिव वाले जिन्होंने बस एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है सर। तो पहला हमने ये चेक किया नेम ऑफ द कंपनी, फिर दूसरा हम क्या देखेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कहां मिलेगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अरे यार रट्टा लगा लो, सबको पता होगा ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तो मिलेगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी नेम एंड कंपनी सिन नंबर, कंपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये कैसे करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा डॉक्यूमेंट, या फ्रेश अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसके केस में, या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CLB पहला वाला मैटर में आज का डेट में बोलेंगे NCLT, ऑर्डर फॉर शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। बात पकड़ में आ रहा है। तो नेम की अगर बात करें तो नेम के लिए हम कहां चेक करेंगे, कंपनी का मेमोरेंडम है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, फिर सर्टिफिकेट है, चेंज ऑफ नेम है, इन एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे। ये क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं हम किससे, एमजे की वेबसाइट से, ठीक है सर। दूसरा काम हमने देखा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, तीसरा हमने देखा कंपनी का सिन नंबर के बारे में। फिर रजिस्टर्ड एड्रेस की हम बात करते हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस सर, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कैसे पता लगेगा, INC 22 आपने फाइल किया ही किया है सर, मतलब INC 22 आपको याद होगा वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। अब ये आपने एमसी पे फाइल किया होगा और आप आज का डेट में आपका ऑफिस कहां है और आपने जो फाइल किया हुआ है उससे आपके लिए क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपने लिखा कि मान लीजिएगा आपका ऑफिस फॉर एग्जांपल सेक्टर 10 ऑफ दिल्ली में है, ठीक है सर। तो सेक्टर 10 आपने डिटेल जो दिया सेक्टर 10 ऑफ, ठीक है, सेक्टर 10। अब यहां जब मैं उसे चेक करूंगा एमसी की वेबसाइट पे, क्योंकि आपने INC 22 फाइल किया हुआ है तो सेक्टर 10 वहां शो कर रहा है, तो इसका मतलब बोला हाँ जी सही बता रही, कंपनी जहां है सेक्टर 10 में ही है और जो एड्रेस बताया गया है वो MC 21 की वेबसाइट पर भी INC 22 के अंदर फाइल है। तो INC 22 जो है आपको पता होगा, जिनको पता है था अच्छी बात है, नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, कोई घबराने वाला बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बताइए। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इसमें कंपनी फाइल करती है INC 22। फिर MGT 2014 की रेजोल्यूशन अगर पास की है बोर्ड के थ्रू या चेंज वगैरह करके, जैसे विद इन आपने सिटी किया है, चेंज किया है, ऐसा केस में BR पास करते हैं। अगर आप बियॉन्ड जो सिटी जाते हैं, मतलब सिटी का बाहर जा रहे हैं और निकल रहे हैं जी कहीं और, ऐसा केस में आप SR पास करते हैं। स्टेट जा रहे हैं, स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तब भी SR। एनीवेज INC 28 कॉपी ऑफ NCLT ऑर्डर। अब जो INC 28 होता है मेरे बच्चे जानते होंगे, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोड या NCLT के आपके ऑर्डर इसमें फाइल किया था INC 28 के अंदर, चाहे वो अप्रूवल को लेकर हो, किसी भी काम के अप्रूवल को लेकर हो, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहा है INC 28 किससे, रजिस्टर्ड ऑफिस के केसेस में। तो ऐसे केसेस में अगर आपको जब जरूरत पड़ेगी, कब, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप चले जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप NCLT के ऑर्डर्स भी फाइल करते हैं। उसके लिए जो भी ऑर्डर, याद बता दूं फिर बोल दूं, ऑर्डर चाहे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई और हो, या हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल NCLT या कोर्ट के ऑर्डर्स हो, उसे हम INC 28 में फाइल करते हैं, ठीक है सर। तो ये एक वेरीफाई करने का तरीका मिल गया हमको। नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट डायरेक्टर्स, अब इसके लिए DIR 12 के अंदर मेरे बच्चे जानते होंगे जो डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स हैं, KMP के जो पर्टिकुलर्स हैं वो हम लोग DIR 12 में फाइल करते हैं। सुनो
नोट कर लेना, अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना, काम आने वाली चीजें सारी है। डे 12 अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लो, ठीक है सर। इसके अलावा ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर जो भी है, देन रुपीस ऑफ ईच, जो फेस वैल्यू में मेंशन करते हैं। ये कंपनी का मेमोरेंडम में आपको जबकि आपको पढ़ते हैं कौन सा कैपिटल क्लॉज के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा SS7 भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, क्योंकि SS7 क्या होता है कि कंपनी में आपने अगर अल्टरेशन किया है, कुछ अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, तब आपको SS7 फाइल करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, इसके अलावा सुनो ध्यान से, कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ लोन या डेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। ऐसे केसेस में भी शेयर कैपिटल जब ऑफकोर्स कन्वर्ट की जाती है आपके लोन या डेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कन्वर्ट किया जाता है कंपनी की शेयर कैपिटल में, तब भी SS7 क्योंकि चेंजेस आ गया। इसके अलावा अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं शेयर कैपिटल तब भी ऐसा होता है, या नंबर ऑफ मेंबर्स में चेंजेस आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है, तब भी SS7 फाइल करते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि SS7 आपने फाइल किया होगा MC21 पे ऑफकोर्स, तो यहां पर कंपनी के रिकॉर्ड में अवेलेबल है और आपने चेक कर लिया कहां से, SS7 को MC के डिटेल वेबसाइट से, तो ये आपको वेरीफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है सर। SS7 भी देख लेंगे। फिर आता है क्या, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड जो भी फेस वैल्यू उसका ईच, कहता है MGT 14। अब क्योंकि पेड अप वर्ड यूज कर रहा है तो लॉजिकली सोच के देखो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PES 3 इन्होंने लगा के बताया है, तो PES 3 आप कहां मिलेगा आपको, MC की वेबसाइट पे उन्होंने फाइल किया हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। PES 3 क्या करता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, याद होगी उम्मीद कर रहा हूं सबको, याद नहीं है तो लिखो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। बेसिकली चाहे आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, किसी तरीके की सिक्योरिटीज अलॉट कर रहे हैं, तो खास तौर से यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग इसकी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अंदर शेयर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो PES 3 से वेरीफाई कीजिए उसको। लिस्ट ऑफ मेंबर्स विद डिटेल्स ऑफ डिटेल्स एज टू शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम, द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स टू बी स्पेसिफिकली मेंशन इन द सच अ लिस्ट, लिस्ट ऑफ द मेंबर होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ स्पेसिफाइड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड आल्सो आस्क्स। ऑफ कोर्स PES 3 में देख लो यार, क्योंकि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या जाता है, अलॉटीज, डिटेल्स ऑफ अलॉटीज, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किसी जाएगी, डिटेल्स ऑफ अलॉटीज, रिटर्न ऑफ अलॉटीज, तो लिस्ट को आपको वहां से वेरीफाई हो जाएगा। एनुअल रिटर्न है आपका, कुछ ज्यादा रहा है, MGT7 की बात कर रहा हूं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है सर। प्रोविजन द आर्टिकल्स एज टू द अफिक्सेशन ऑफ कॉमन सील। अब क्या होता है, आपने देखा होगा किसकी प्रेजेंस में कॉमन सील अफिक्स किया जाएगा, जनरली 2 डायरेक्टर एंड MD, कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं। बट जैसे अगर ये मान लीजिएगा कंपनी ने स्पेसिफिकली अगर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं किया है अफिक्सेशन ऑफ कॉमन सील के प्रोविजन में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है कि भैया आप मान लीजिएगा बैंक आपको लोन दे रहा है और लोन आपका सैंक्शन होने के लिए जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं बैंक के साथ में ना, लोन एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, तो उस पर कंपनी का सील अफिक्स होता है। अब ये तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा ना कि कंपनी की कॉमन सील को अफिक्स करने का पावर किसके हाथ में और किसकी प्रेजेंस में होगा। तो ये अगर कैसे पता लगेगा, ये क्योंकि इंटरनल रेगुलेशन है भाई, कॉमन सील अफिक्स करना एक इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में आता है, तो वो कहां लिखा होगा, आर्टिकल्स में। अब सपोज आर्टिकल में क्लॉज साइलेंट है, वहां कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे केसेस में टेबल F का क्लॉज 79 क्या है, क्लॉज 79 ऑफ टेबल F शेड्यूल फर्स्ट, वो आप चेक करेंगे, वहां कॉमन प्रोविजन बताया हुआ है, तो उसे ही माना जाएगा, ठीक है। ऑलराइट सर, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा रे, मेन ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम में मिलेगा, और कहां मिलेगा, whether the articles of the company contains the provision for nomination of course nomination मतलब नॉमिनी डायरेक्टर का प्रोविजन आर्टिकल्स में है या नहीं, इसके लिए आप क्या चेक करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वहां पर नॉमिनेट किया जाने का प्रोसेस कैसे नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसके लिए कहां लिखा होगा, आर्टिकल्स में। तो कौन नॉमिनी डायरेक्टर है, आपको याद होगा बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हैं, एक ये बड़ा ध्यान रखते हैं इस बात का कि भाई नॉमिनी डायरेक्टर का प्रोविजन होना चाहिए इनकी कंपनी के आर्टिकल्स में। Whether the articles of the company contains provision for nomination by the corporation a director on the board of the company, तो ये प्रोविजन है नहीं नॉमिनी डायरेक्टर का प्रोविजन, तो चेक कर लीजिएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चिंता लगी रहेगी इस बात की, ठीक है। अब ये तो हमने कहा देखा क्रॉस वेरिफिकेशन वाली एस्पेक्ट को देखिए, अब आगे हम और जाएंगे, और मैं बता दूं अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप्स आपसे एग्जामिनर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इजिली पूछ सकता है, याद रखिएगा। कहता है स्टेप्स सजेस्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच रिपोर्ट, क्या क्या पहला स्टेप होगा, प्रोफेशनल इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन MC पोर्टल और एट रजिस्ट्रार। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रोफेशनल जो इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स कहां करेगा, अभी हमने देखा था
एमसी पोर्टल पर या रजिस्ट्रार के पास। बिफोर डूइंग दिस इंस्पेक्शन नॉमिनल फी हैज टू बी पेड बाय एमसी पोर्टल एंड देन इंस्पेक्टर कैन इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स ईदर ऑनलाइन पोर्टल और फिजिकल एट द रजिस्ट्रार। कौन सा? रीजनल रजिस्ट्रार के ऑफिस। दूसरा स्टेप इतना इजी है ना, कोई छोटा छोटा बच्चा भी याद कर लेगा, तो ध्यान से सुनते जाओ बस। तो पहला क्या काम करना है भैया, डॉक्यूमेंट्स आपको जो अवेलेबल है एमसी वेबसाइट पे वो इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा फ्री। कैसे? आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन, और डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन आप फिजिकली रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी कर सकते हैं। इफ पर्सन इंस्पेक्टिंग एंड डूइंग फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देन ही शी शैल हैव टू विजिट द रीजनल रजिस्ट्रार विद द चालान पेड फॉर फीस। बोला ठीक है, चालान का कॉपी लेके जाएंगे। चालान मस्ट बी इन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू विजिट द रजिस्ट्रार। भैया ठीक है, अब कंपनी ने किया सर पेमेंट दो, तो कंपनी के पास से ऑथराइजेशन होनी चाहिए आपके नाम से, अगर आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो, ठीक है। और shall have an authority letter with his or her if challan is paid in the name of the company. At the time of inspection at the registrar, uses of pencil is a good practice to note down the details. अब ये जरूरी है, पेपर निकाल के थोड़ा दे देगा तुमको, समझना। ऐसा नहीं होने वाला है कि जाओ ठीक है बेटा जेरॉक्स उठा के लिया करा लाओ जाओ, ऐसा नहीं चलता है। क्या करना पड़ेगा, आप पेंसिल लेके जाएं, हम नोट कर सके जो आपकी जो इंफॉर्मेशन बेसिकली आप चाहते हैं वो आपकी नॉलेज में रहे, ठीक है। ऑलराइट सर, सो बेसिक स्टेप आई होप सिंपल सा है, एकदम याद हो गया होगा कि क्या करना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स एमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करना है, फी करना है। पेमेंट फी करने के बाद में आप चलान ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हैं और फिजिकली भी कर सकते हैं। फिजिकल अगर जाते हैं तो चालान कैरी करके लेके जाइएगा, आपके नेम से वेल एंड गुड। अगर आपके नेम से नहीं, कंपनी के चालान कंपनी के नेम से है, देन यू मस्ट हैव अथॉरिटी लेटर। इंस्पेक्शन करने के लिए एक अच्छे प्रैक्टिस बताएगा, यू मस्ट कैरी पेंसिल टू नोट डाउन द सम स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिएगा, कहता सजेस्टेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। क्या सजेस्टेड लिस्ट है आज देखते हो यार, अभी तो सिखा रहे थे। INC 13 मेमोरेंडम की बात करता है। 11 के अंदर सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन, MGT 1 रिटर्न रजिस्टर ऑफ मेंबर, MGT 7 एनुअल रिटर्न, आप CG 1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। 2 की बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ चार्जेस। 3 का मॉडिफिकेशन फॉर पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। Alright, और CG 7 register of charges, index of MC portal and section of letter of existing loans and limits। अब ये जो है सजेस्टिव लिस्ट है, ये सिर्फ गो थ्रू करने के लिए कह रहा हूं, 2-3 बार देख के याद करके गो थ्रू करना है, रट्टा नहीं मारना है ऐसा बिल्कुल भी। यहां पर है ना, देखो आगे अगर हम चले ना तो यहां पर उन्होंने बोला कुछ एडिशनल एस्पेक्ट्स हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर 2 ये अलग अलग चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट अलग है जो कि एक आपके लिए अलग सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले हम थोड़ी बातें और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो हमने इंफॉर्मेशन जैसे ये अभी डिस्कस करी कि आप क्या स्टेप्स लेंगे, इसके अलावा कुछ हम लोग अदर स्टेप्स भी उन्होंने सजेस्ट किए हैं, जैसे a thorough study of the particulars relating to the amount secured by the charge and the terms and conditions governing the charge। कहता है थॉरो स्टडी करना आपको जरूरी है, किसके लिए, जो भी अमाउंट सिक्योर्ड है बाय चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का, आप देखो अब विजय माल्या वाला केस में किंगफिशर में अगर ये चीजें प्रॉपर की गई हैं और की जाती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं लूप होल्स जो भी होंगे मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट अगर प्रॉपर की जाती तो ये सब जो इश्यूज बाद में राइज होते हैं कि नीरव मोदी पैसा इतना लेके भाग गया है ना, या विजय माल्या पैसा इतना लेके भाग गया, सुब्रतो रॉय ने इतना नुकसान कर दिया कंपनी का, और देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन आवर कंट्री। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सब चीजें क्लियरली सामने आ रही हैं तो इशू नहीं होता है ना। इसलिए पहले कहते हैं कि थॉरो आपको स्टडी करना है कि कितना अमाउंट सिक्योर्ड है उस चार्ज के थ्रू, फिर उस चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एनालिसिस कीजिएगा, दूसरा काम एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटी अवेलेबल टू अ पर्टिकुलर लैंडर फॉर इट्स एडवांसेस। जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई है सिक्योर्ड करने के लिए, जो भी एडवांस आपने रिसीव किया हुआ बैंक से, फाइनेंशियल से, उस अमाउंट के अगेंस्ट आपने जो भी सिक्योरिटी रखा है उस सिक्योरिटी के एनालिसिस करना भी जरूरी है, उस पर कितनी चार्ज क्रिएटेड ऑलरेडी है, ठीक है। एंड द कंपैरिजन ऑफ चार्ज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर लैंडर अदर्स लैंडर्स। ऑफ कोर्स जो आपने चार्ज क्रिएशन किया हुआ, जैसे नंबर ऑफ देयर मोर देन 1 लैंडर्स, तो उनके चार्जेस जो उनके फेवर में आपने क्रिएट किए हुए हैं उन लैंडर्स के चार्जेस की टर्म्स एंड कंडीशंस को आपस में कंपेयर कीजिएगा। थोड़ा पता लगाना जरूरी है कि क्या कंपेरिजन करके पता क्या लगेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन में कोई डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिफरेंसेस हैं, कितने अमाउंट के साथ सिक्योर्ड किया हुआ है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, बात पकड़ में आ रहा है, वो सारी एस्पेक्ट्स देखेंगे। पार्टी का रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, हाँ बीच में भी यस बैंक वाले मैटर में भी देखा गया था कि कंपनी का बैंक का ही लोग अपनी ही कंपनियों में पैसा बांट रहे थे। एनीवेज आगे चलते हैं।
इन नटशेल, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लो भाई। इन नटशेल, व्हाइल प्रोवाइडिंग सर्च रिपोर्ट द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन केयर बाय द प्रोफेशनल्स। एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय द प्रोफेशनल व्हाइल प्रोवाइडिंग सर्च एंड सर्च रिपोर्ट। अभी इंपॉर्टेंट है, देखो। और बता दो तुमको, यहां से यहां तक है ना, सारी बातें चार्जेस के ऊपर करने वाले हैं, मतलब चार्जेस की टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके आइए देखते हैं। सर्च एंड सर्च रिपोर्ट गिव द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस। हालांकि ऐसे करना, दिखा रहा हूं ना लक्ष्य से, exact details of particulars of charges and modifications. Satisfactions, तीन ही बात हो सकता है, registration, modification and satisfaction. Filed and registered from time to time. पहला काम क्या करेंगे, exact particulars निकालेंगे किसका, चार्जेस का, जो भी फाइल हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं टाइम टाइम, उससे मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, क्रिएशन से रिलेटेड है, या सेटिस्फैक्शन और पेमेंट को लेकर। तीन एस्पेक्ट्स होती हैं वो चार्जेस के अंदर, तीन कौन सी होती हैं, पहला रजिस्ट्रेशन, कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो मॉडिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज सेटिस्फैक्शन, तो वो देखिएगा। दूसरा, आइडेंटिफाई द दो चार्जेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस व्हिच क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर लैंडर। तो कहता है, अब जैसे मान लीजिएगा, पर्टिकुलर लैंडर का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से 10 CR का, जी हाँ 10 करोड़ का लोन ऑब्टेन किया, उसके लिए वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उन्होंने चार्ज किया एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, अब सिर्फ अकेले एक एचडीएफसी बैंक ही ऐसा है जिसकी उस एसेट्स पर चार्ज क्रिएशन है, बाकी इसके ऊपर कोई भी पेरी पासू या कोई भी जॉइंट चार्ज क्रिएशन नहीं है। ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर चार्ज होल्डर को, उसकी डिटेल्स हम लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो कहता है, आइडेंटिफाई द दो चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर लैंडर। Take the particulars of the documents creating the charge specified as CSG1 and CSG9, क्योंकि हम जानते हैं CSG1 और CSG9 में, हम लोग जब बात करते हैं CSG1 का तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है, CSG9 जो स्पेसिफिकली सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए आप फाइल करते हैं। वहीं फॉर्म जो 8 है, 1956 में, वो पुराना फॉर्म है, लेकिन अगर वो डिटेल उसकी अवेलेबल पुराने फॉर्म में होंगे तो ऑफकोर्स हम वहां से चेक करेंगे। तो फॉर्म 8 जो है वही रजिस्ट्रेशन और क्रिएशन ऑफ चार्जेस की बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की बात करता है, फॉर्म 8 1956 वाला। फिर whether amount secured by the charge as per the documents executed has been duly mentioned। भैया ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझना। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी एक्स पे चार्ज क्रिएशन है, बोला ठीक है। अब एग्जैक्ट वेरीफाई करना जरूरी है कि भैया वास्तव में प्रॉपर्टी एक्स पे है नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट से इस चीज को वेरीफाई करना है। तो अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज एज पर द डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड। दूसरा, whether the properties offered as a security mentioned as per the documents creating the charge and attached to the forms and verify the। अब क्या होता है ना, उस प्रॉपर्टी के जो पर्टिकुलर्स होते हैं, डिटेल्स होती हैं, इंडेंचर्स होता है, वो फाइल किया जाता है साथ में, बात पकड़ में आ रहा है। ऑलराइट, check the whether terms and condition governing the charge have been mentioned, वजह लिखा होना चाहिए साफ साफ। whether the name of the lender is properly mentioned, किसमें, जैसे CSG1 में लिखा होगा, CSG1 में लिखा होगा, वहां चेक करना अच्छे से। अरे यार क्या गंदा राइटिंग आ रहा है, CSG1 में लिखा होगा, आई होप समझ गया, CSG1 में या CSG9 में, तो लैंडर्स का जो पर्टिकुलर लैंडर्स का जो नेम है वो चेक कीजिएगा। फिर कहता है, केस ऑफ मॉडिफिकेशन चार्जेस असर्टेन वेदर द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग द मॉडिफिकेशन आज मेंशन। अगर हाँ, अब क्या होता है ना, मॉडिफिकेशन अगर आपने किया है तो मॉडिफिकेशन हुआ है टर्म्स में, कंडीशन में, एक्सटेंशन में, रिपेमेंट में, इंटरेस्ट में, तो ऐसे केसेस में मॉडिफिकेशन आपको फाइल करनी होती है। मॉडिफिकेशन बात पकड़ में आ रहा है, मॉडिफिकेशन का बात कर रहा हूं। ऐसा केस में जब मॉडिफिकेशन का डॉक्यूमेंट आप फाइल करते हैं तो ये चेक किया जाएगा कि उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। फिर आगे कहता है, पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच विद द फॉर्म्स अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्जेस एज पर द डॉक्यूमेंट्स और सैंक्शन टिकट, सैंक्शन मतलब जो आपको अप्रूव किया गया है, ठीक है, लोन्स अप्रूव किए गए, एंड प्रॉपर्टीज एंड सेट सिक्योर्ड बाय द चार्जेस, टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द चार्जेस एंड द नेम ऑफ द लैंडर्स एंड प्रॉपर्ली मेंशन द रिलेवेंट फॉर्म्स लाइक CSG1, ठीक है। अब यहां पर एग्जाम में अगर सर ये आगे क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं स्टेप्स पे फॉलो करना है। एडवाइजेबल फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है किसी भी फॉर्म पॉइंट पर, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जर्व करो। जैसे पहले में एग्जैक्ट डिटेल्स की बात करी है, ठीक है, दूसरे में क्रिएशन की बात हो रही है, तुम ध्यान से देखो, क्रिएशन की बात हो रही है दूसरे में, जो कि पर्टिकुलर लैंडर के लिए बोल दिया उन्होंने, ठीक है। फिर डिटेल्स CSG1 CSG9 के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, सिक्योर्ड अमाउंट पे फोकस कीजिएगा, सिक्योर्ड अमाउंट, फिर सिक्योरिटी पे बात कीजिएगा, प्रॉपर्टीज जैसे सिक्योरिटी पे फोकस कीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन पे ऑब्जर्व कीजिएगा, नेम ऑफ द लैंडर पे ऑब्जर्व कीजिएगा। ये कीवर्ड से इस पे ध्यान दीजिएगा, एक भी % नहीं कह रहा हूं, रट्टा मार के लिखना है इसको, सिर्फ चार्जेस से रिलेटेड होने वाली जो भी स्टेप्स होंगे, क्या क्या हो सकता है चार्ज के अंदर, चार्ज क्रिएशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, चार्ज मॉडिफिकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो सकती है, सिक्योरिटी की बात हो रही होगी, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी बन रही है यहां पर, अमाउंट कितने सिक्योरिटी की बात हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशन की बात हो रही है, लैंडर्स के नेम की बात हो रही है, बात पकड़ में आ रहा है। इन पॉइंट्स को ही माइंड में रखना है। चलिए
चलिए नेक्स्ट आता है कंपाइलेशन प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट। अब फाइनली जब क्या होता है, जब आपका डिटेल रेडी हो चुका है तो अब आपको जो भी सजेस्टिव आपका फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर करना है रिपोर्ट। अब देखो, अब कंपाइलेशन प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट on the basis of scrutiny of the above mentioned documents, it therefore limited and restricted to only to those documents which are available for the inspection on the date when search is carried out. Of course, जो कि allowed है वही डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही आप देखेंगे, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। An index of the charges prepared at the website of MCA. This index provides charge ID, details of filing of the documents, charge amount secured, name of charge holder, its addresses. In order to view the index charges, it is primarily necessary to quote the SIN or of course FCRN number. क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का SIN नंबर आप लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, SIN नंबर, ठीक है, तो SIN आप जानते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जब इसको कमांड देते हैं SIN के थ्रू तो वो पर्टिकुलर चार्जेस इंडेक्स में जाने के बाद में उसके सारे चार्जेस आपको ओपन कर देता है। या तुम्हें एग्जीक्यूटिव में याद होगा, हम पढ़ाया यार, वेबसाइट पे खोल के दिखाया, तो वेबसाइट पे जाओ, डिटेल मिल जाएगा सारा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर कंपनी दूसरी है, कौन सी फॉरेन कंपनी है, तो FCRN मतलब फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, साइड में लिख देना अगर नहीं पता था तो। FCRN मतलब फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप वो जैसे उसको कमांड देंगे तो इंडेक्स चार्जेस इंडेक्स में जाके सारे चार्जेस उसी कंपनी के रिलेटेड सारे इंडेक्स आपको चार्जेस आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। This number is primarily available at the website of the ministry. ठीक है सर, it is advisable to note down from the index the short particulars of all। अभी यहाँ तो आपको डिटेल नहीं मिलेगा, शॉर्ट particulars मिल जाएंगे, CG1 CG9 CG 149। 1 का मतलब यहाँ पर है क्रिएशन की बात है, रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। 4 में पेमेंट और सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। 9 के अंदर बात कर रहे हैं डिबेंचर्स की रजिस्ट्रेशन। डिबेंचर रजिस्ट्रेशन मतलब क्रिएशन ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ डिबेंचर्स। Purpose of cross checking and ensuring that no document is missed in the search report. So एक short particulars आपको मिल जाएगा ताकि वेरीफाई कर सकें immediately. Further, also it will be advisable to mention the search and search report by way of footnote as to what was the last document which was available for inspection when the scrutiny was taken or completed. Last document verify हो जाएगा and that this information can be helpful in identifying the forms and based on the which search and report is given. सर यहाँ तक का काम करते कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट हमारा काम हो गया, ठीक है सर। फाइनली फॉर्मेट आता है, देखो यहाँ पे some of the bank institutions insist that the search and report to be given in their own format. It would therefore be advisable to know if any specific format। of course मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैंक इंस्टीट्यूशन जनरली कहते हैं कि हमें इस फॉर्मेट में ही इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए एक जो उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टर्म होती है वो बड़ी सिस्टमेटिक मैनर में प्रिपेयर की गई है, तो उनको उसी फॉर्मेट में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसी फॉर्मेट में आपको वो रिपोर्ट में सारी डिटेल्स जो भी है आप उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही देंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स 5 मेरे बच्चों को याद होंगे। एक बार फिर हम वापस पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। डिटेल्स हमने अभी समझी हैं सारी। फर्स्ट हम लेंगे एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड, बोलो मेरे साथ, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑन एमसीए पोर्टल। ऑलराइट, दूसरा है इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय द कंपनी, बोल के याद करो, ठीक है। तीसरा क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एमसीए पोर्टल। क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहां से मिल रहा है आपको, वो डॉक्यूमेंट्स कहां से, मैं एमसीए पोर्टल से, एमसी के पास जो रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट बोलो कंपाइलेशन प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट, कंपाइलेशन प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट। एंड फिफ्थ बोलेगा फॉर्मेट ऑफ सर्च रिपोर्ट एंड इट्स प्रिपरेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्च रिपोर्ट एंड इट्स प्रिपरेशन। याद रखना, लास्ट वाले पॉइंट में बता दिया, बैंक इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करेंगे वही आपको फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट याद हुआ यहाँ तक का, उम्मीद कर रहा हूं कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, क्लियर है। और सुनो, आज का टेस्ट मिस मत करना। जो नया बच्चा सुनता है अचानक से टेस्ट, आज कौन सा टेस्ट है, तो NRK9 के व्हाट्सएप पे जाओ, स्केड्यूल मिला हुआ है रेगुलर क्लासेस अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने नॉन रेगुलर क्लासेस स्टूडेंट्स हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट, सेपरेट टेस्ट सीरीज का भी स्केड्यूल दिया हुआ है। स्टूडेंट का अपना बनाया हुआ भी स्केड्यूल हमारे पास अवेलेबल है, तो अपना खुद का बनाया हुआ स्केड्यूल भी हमें दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी टेस्ट सीरीज हो सकती है। टेस्ट कोई सा मिस मत करना, पे की तरीका है, अच्छा स्कोर करना है तो बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।